नमस्कार, स्वागत है आपका एटीनो स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा ये खास शो मिड कैप मसाला और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। बाजार में आज लगातार दूसरे सत्र में तेजी है और निफ्टी डे हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। 25,450 के ऊपर इस वक्त निफ्टी आपको दिखाई देगा। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 300 सवा 300 अंकों के आसपास की तेजी पर आज के सत्र में कारोबार हो रहा है। मिड कैप में स्मॉल कैप में भी आज माहौल अच्छा है और हम देख रहे हैं कि मिड कैप का जो इंडेक्स है करीब करीब 350 अंकों पर है और स्मॉल कैप इंडेक्स में हल्की सी तेजी पर कारोबार हो रहा है। और उसके चलते हम देख रहे हैं कि जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है आपको काफी अच्छे से पॉजिटिव साइड पर दिखाई देगा। करीब 1800 शेयर ऊपर है और उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो करीब 975 शेयर गिरावट के साथ कारोबार करते हुए आज के सत्र में दिखाई देंगे। तो निफ्टी में ऑलमोस्ट करीब करीब 800-850 पॉइंट की तेजी निचले स्तर से आ गई है। बीच में इक्का दुक्का सत्र ऐसे आए हैं जब हमने कंसोलिडेशन देखा है या फिर गिरावट देखा है, लेकिन जो ट्रेंड है वो निश्चित तौर पर मजबूती का है। आज के अगर हम गेनर्स की बात करें तो टाइटन 3.25% ऊपर है, सबसे ज्यादा ये चढ़ने वाला शेयर है निफ्टी का। इसके अलावा एक्सिस बैंक करीब 2% ऊपर है, अडानी पोर्ट में 2% की तेजी है, टाटा मोटर में 2% की तेजी है। आज ऑटो वाले शेयर में अच्छी रौनक है क्योंकि आयशर, एमएनएम, बजाज ऑटो, टाटा मोटर ये निफ्टी के टॉप 10 गेनर्स में से 5 आपको ऑटो वाले शेयर दिखाई देंगे। कमजोरी कहां पर है? कमजोरी है श्रीराम फाइनेंस में और इसके अलावा जो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं, एचडीएफसी लाइफ हो गया, एसबीआई लाइफ, ये कमजोर है। नतीजों से पहले इन्फोसिस में थोड़ी सी हम गिरावट देख रहे हैं और टीसीएस का शेयर भी आज आपको कमजोरी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये मूड है। वायदा में ओबरॉय रियल्टी के नतीजे काफी दमदार आए थे प्रॉफिट्स के फ्रंट पर और आय के फ्रंट पर, और हम देख रहे हैं कि ये शेयर करीब 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। बीएससी में हमने परसों के सत्र में देखा था कि शेयर ये 2550 रुपए के ऊपर निकला था। आज फिर से ऑलमोस्ट वही भाव दिखाई दे रहा है क्योंकि उस दिन हमने देखा था कि ऊपरी स्तरों से एक प्रॉफिट टेकिंग आई थी। आज फिर से 4% के आसपास की तेजी बीएससी के शेयर में आज होते हुए आपको दिखाई देगी। लेकिन केआई इंडस्ट्रीज नंबर्स इसके अच्छे थे, मार्जिन अगर छोड़ दे, मार्जिन थोड़ा सा घटा इसका, लेकिन बाकी चीज अच्छी थी। बावजूद इसके शेयर ये गिरावट का शिकार हुआ है और करीब 5.5% गिर के ये शेयर फिलहाल आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आज की स्थिति है। एक काम करते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि आज की जो मिड कैप की जो 3 तस्वीरें हैं जो हमने आपके लिए छांट के हम लेकर आए हैं उसको जरा सामने लाएंगे और उससे जरा मिड कैप का माहौल समझने की कोशिश करेंगे। हुतामाकी इंडिया ये 15% दौड़ा है और उसकी वजह यह है कि मुनाफा 3 गुना बढ़कर पहुंच गया है 36 करोड़ रुपए पर। तो बेस छोटा रहा है और उसके चलते मुनाफे में ये जंप देखने को मिला है। शेयर हालांकि बढ़िया तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। केआई जिसकी हम चर्चा अभी कर रहे थे, एबिटा मार्जिन इसका अनुमान से थोड़ा सा कम है, इसके चलते शेयर पर दबाव हम देख रहे हैं। वायदा का सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है, लेकिन एमआरपीएल 150 रुपए के ऊपर इसका भाव है। और ये रिफाइनिंग वाली कंपनी ही घाटे से मुनाफे में आई है और उसके चलते शेयर धारक थोड़े से उत्साह में नजर आ रहे हैं। और ये 2 शेयर तेजी के आपके सामने और 1 शेयर मंदी का मिड कैप का ये मूड आज का। लेकिन चलिए अपने एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे। इन शेयरों पर तो आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज आपको गाइड करने के लिए, आपको कमाई के बढ़िया ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके एटीनो स्वदेश पर। नीलेश भाई, परसों हम चर्चा कर भी रहे थे कि क्या ये बाय एंड डिप्स का बढ़िया मार्केट है और बढ़िया मोमेंटम 25,450 के ऊपर फिर से निफ्टी आ गया है। 500 के आसपास थोड़ा सा एक हर्डल है। आप जरा बताइए कि अब क्या करना है? जिनकी तेजी की पोजीशन है उनको तो मैं बोलता रहूं कि ठीक है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके आप बने रहिए। जिन्होंने नहीं लिया है वो क्या करें? क्या बाय ऑन डिप्स का वेट करें या इस तेजी को भी राइड कर सकते हैं? गुड मॉर्निंग टू यू अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। पिछले सप्ताह, इनफैक्ट पिछले सप्ताह से हम ओवरऑल मार्केट में बुलिश है। इस सप्ताह भी हमने आपके चैनल पे कहा था कि बाय एंड डिक्लाइन का स्ट्रक्चर है मार्केट का, और आज एक और कंफर्मेशन हमें देखने को मिला है। वो कंफर्मेशन आया है, अगर आप निफ्टी का पिछले 1 साल का स्ट्रक्चर देखें तो एक मेजर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें आज आता हुआ नजर आ रहा है। और ये ब्रेकआउट के मायने कितने मैं बताता हूँ। एक आज गैप अप ओपनिंग हुई है और ब्रेकआउट भी आया है, तो एक ब्रेकअवे गैप हम इसे कह सकते हैं, वो देखने को मिल रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पर ऑलरेडी एक बाय क्रॉस ओवर आ चुका है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो सारे ही शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो गिवन दिस काइंड ऑफ सेटअप, जहां पर डेरिवेटिव डेटा भी यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ऊपरी स्तरों पर कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, तो एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। तो गिवन द सेटअप ऑफ टेक्निकल एंड डेरिवेटिव, मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 25,600 इमीडिएट बेसिस पे
हो सकता है 1 से 2 दिनों में हमें वो लेवल देखने को मिल जाए। उसके बाद ऊपरी स्तर पर 26,000 के लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है अक्टूबर सीरीज के लिहाज से। तो सेटअप पॉजिटिव है। जो अब सपोर्ट है वो ऊपरी स्तर पर शिफ्ट हो चुका है, 25,200 पर सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है। उसके स्टॉप लॉस से कोई भी डिप मिले तो लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। करंट लेवल पर थोड़ा सा रिस्क एंड रिवॉर्ड इतना फेवरेबल नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करें इन टर्म ऑफ मेकिंग अ फ्रेश एंट्री। बट यस, थोड़ी सी डिप मिले तो ऐड करके चल सकते हैं। अक्टूबर सीरीज से जैसे कि मैंने कहा 25,800 से 26,000 तक के लेवल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे। 25,600 का टारगेट होगा। बैंक निफ्टी, देखिए 57,000 के लेवल बैंक निफ्टी में निकल चुके हैं। अब यहाँ से नया रिकॉर्ड हाई हमें आता हुआ नजर आ रहा है 57,600। उसके ऊपर निकलने के बाद 58,000 तक के भी लेवल हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप बैंक निफ्टी काफी पॉजिटिव है। सिमिलर अप्रोच यहाँ पर भी होगी बाय एंड डिक्लाइन की। 57,000 का आज की क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लेवल है, तो उस पर ध्यान देना होगा। बट यस, एक नया रिकॉर्ड है हमें बैंक निफ्टी में भी आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, नया रिकॉर्ड हाई ज़्यादा दूर नहीं है, 57,100 के आसपास हैं। 57,600 समथिंग का इसका रिकॉर्ड हाई है, तो हार्डली 1% की भी दूरी रह गई है निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए तैयार है। और निफ्टी को आपको, अगर आपको नई बाइंग करनी है तो आराम से डेफिनेटली थोड़ा नीचे आने दीजिए, क्योंकि अभी तो 2 दिन में काफ़ी अच्छा खासी तेज़ी आ गई है निफ्टी में। थोड़ा नीचे आए तो आप बाइंग करके चलिए। नीलेश जी, स्टॉक्स कौन से आपने पिक किए हैं आज के लिए, कहाँ पर पैसे बन जाएंगे? बिल्कुल, देखिए सेटअप यहाँ पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मदरसन सुमी ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो हमें पसंद आ रहा है। सेटअप काफी अच्छा है, आज काफी अच्छा रिबाउंड भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो मदरसन सुमी पर नजर रख के चले। यहाँ पर फिलहाल 107 108 के रेंज में ट्रेड हो रहा है ऊपरी स्तरों पर। इंट्राडे और 1 से 2 दिनों में 111 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ये पहला टारगेट होगा, इसके बाद दूसरा टारगेट है वो है 115 का। तो यहाँ पे दो टारगेट को ध्यान में रख के चले, 111 और 115 का। 105 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा। मदरसन सुमी इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है रियल्टी पैक में से। आई फील कि रियल्टी कुड बी अ डार्क हॉर्स। जिस हिसाब से निफ्टी रियल्टी इंडेक्स के ऊपर अगर आप नजर डालें तो लगातार एक सीरीज ऑफ लोअर टॉप एंड लोअर टॉप फॉर्मेशन हमें बनता हुआ नजर आया था। अब यहाँ पर एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस बनता हुआ नजर आ रहा है, शॉर्ट टर्म बॉटम के इंडिकेशन दिख रहे हैं। यहाँ से 1,000 के लेवल हमें निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखे, 2270 के टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करने की सलाह होगी। 2150 का स्टॉप लॉस रखना होगा। आज थोड़ा सा स्पर्ट हम ऑलरेडी देख रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि थोड़ा सा स्टैगर्ड वे में इसे ऐड करें। 2270 कंजर्वेटिव टारगेट और 2350 के एग्रेसिव टारगेट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, 2270 का पहला टारगेट होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए, और 2300 का दूसरा टारगेट होगा। कल भी हमने देखा था कि गोदरेज प्रॉपर्टीज के शेयर में तेजी आई थी, तो ये शेयर आज फिर से चुना है नीलेश जी ने। 2150 रुपये का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। दिन के ऊपरी स्तर पर ये कारोबार कर रहा है। जी हाँ, कल भी ये लगभग इतनी ही तेजी हमने शेयर में देखी थी। और दूसरा जो शेयर है वो है मदरसन सुमी। नीलेश जी उसको मदरसन सुमी बोल रहे हैं, वैसे शेयर का नाम हो गया बदल के संवर्धन मदरसन। 108 रुपये और 111 रुपये के टारगेट के लिए इसको आपको खरीदना है। अच्छा, 111 और 115, माफ़ कीजिएगा, 108 तो इसका फिलहाल सीएमपी है। 105 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगा के चलना है आपको संवर्धन मदरसन में। नीलेश भाई, ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं कि हमारे जुबान पर इतने चढ़ जाते हैं ना नाम उसके, कि नाम बदल जाते हैं, फिर भी कुछ दिनों तक तो हम वो बोलते रहते हैं। जैसे अब जोमेटो का नाम चेंज होकर इटरनल हुआ, तो हम कम से कम 1 डेढ़ महीने तो जोमेटो बोलते ही रहते हैं। कुछ और ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपके पुराने नाम ही आपको ज्यादा पसंद आते हैं और अभी भी आपके जुबान पर चढ़े हुए हैं? बिल्कुल, देखिए ये एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है, स्पेसिफिकली मदरसन को लेके ज्यादा होता है। क्योंकि पहले इसका नाम मदरसन सुमी पूरा नाम हुआ करता था, अब मदरसन और सुमी अलग अलग हो चुके हैं। बट अमूमन अभी भी जब हम बोलते हैं, बोलने में मदरसन सुमी निकल जाता है। उसी प्रकार बिल्कुल ठीक है आपने, जोमेटो में भी ये केस होता है। देखिए नायका, इनफैक्ट और पेटीएम, ये दोनों का ओरिजिनल नाम अगर आप देखें तो एफएसएन ई कॉमर्स और 197। ये अभी भी वहां पर कंफ्यूजन रहता है कि अगर हम एफएसएन ई कॉमर्स बोलेंगे तो बहुत लोग इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम ये है। तो यहाँ पर ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जब हम कोई रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं तो वहां पर हमें एक्चुअल नाम लिखना होता है।
जस्ट टू मेक श्योर कि लोगों को ये चीज समझ में आए। एंड सिमिलरली जोमेटो, अभी भी जब हम कभी सर्च करते हैं तो जोमेटो के नाम से सर्च करने की कोशिश होती है, जबकि इसका नाम इटर्नल हो चुका है। तो बिल्कुल ये कुछ एक स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, बट इसके विपरीत बहुत सारे स्टॉक्स में ये चेंजेस हो चुके हैं जहां पर उसका नाम इनफैक्ट करेक्ट हो चुका है। तो ये थोड़ा सा यूज टू होने को थोड़ा समय लगता है। नहीं ठीक है नीलेश जी, हम तो मतलब उतने पुराने ज़माने के नहीं हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कभी कभार मिल जाते हैं, जो पता चला कि नहीं टाटा स्टील को वो टिस्को बोलेंगे, टाटा मोटर्स को टिल्को बोल देंगे। एक और तो स्टॉक है हम तो इनफैक्ट फिर भी अभिषेक। रिलेटिवली नए जनरेशन के लोग हैं। ये बिल्कुल, देखिए यूनाइटेड जी। स्पिरिट और मैकडॉवेल, ये कंफ्यूजन और रहता था, जिसके अंदर एक सुधार हुआ है कि उसका नाम ही चेंज करके यूनाइटेड स्पिरिट कर दिया है। जबकि पहले इसे मैकडॉवेल के नाम से, मैकडॉवेल एन के नाम से हमें सर्च करना पड़ता था। तो इस प्रकार के सुधार कुछ हो चुके हैं ऑलरेडी, बट गोइंग फॉरवर्ड और भी सुधार यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे। नहीं ठीक है, ठीक है। वैसे बस मदरसन सुमी और संवर्धन मदरसन में फ़र्क बस बताने के लिए ये हो जाता है कि मदरसन सुमी वायरिंग के नाम से भी कंपनी लिस्ट है, बट ये होता है कि भाव जब सामने है ना, तो भाव तो भगवान छे, वो तो क्लैरिटी आ ही जाती है कि अच्छा कि स्टॉक की बात हो रही है। कोई दिक्कत की बात है नहीं। कई बार वो पसंद होता है, कई बार बोलना अच्छा भी लगता है, कोई इसमें दिक्कत है भी नहीं। चलिए आगे जरा बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि अगर आपको ऑप्शंस का ट्रेड करना है तो आपके लिए कौन सा सौदा होगा मुनाफे का। जोड़ेंगे अपने साथ ऑप्शंस के चैंपियन को। और ऑप्शंस के चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये सिक्योरिटीज के लक्ष्मीकांत शुक्ला। लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। दिवाली से पहले दिवाली की आपको ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। बताइए आज आपने कौन सा ऑप्शन चुना है। शुभ प्रभात अभिषेक जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ऑप्शन चैंपियन में हमने हिंद पेट्रो को चुना है। 3 से 4 दिनों के डिक्लाइन के बाद यहाँ पर एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक अपने 20 डे SMA को रिटेस्ट करके रिबाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है यहाँ पर। और डेली के चार्ट्स पर अगर ये 455 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो हमें एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है हिंद पेट्रो में। तो 455 का ही हमें कॉल ऑप्शन बाय करके चलना है, जो अभी 11 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें जो हमारे टारगेट है वो 17 रुपीज के हैं और स्टॉप लॉस हमें 8 रुपीज का मेंटेन करके चलना है। लॉट साइज को देखते हुए जो रिस्क बन रहा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है अराउंड 6000 के आसपास। और अगर हमारे टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड है वो आ रहा है 12,000 रुपीज का। ठीक है। HPCL 1% ऊपर ये शेयर है, 455 की कॉल खरीदनी है, 11 रुपए के भाव पर, लक्ष्य 17 का, स्टॉप लॉस 8 रुपए का। और एक लॉट में जो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो बनेगा वो बनेगा 12,150 का, और अगर नुकसान होता है तो अधिकतम जो नुकसान होगा वो होगा 6,075 रुपये का, यानी कि उसके आधे का। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से ये आकर्षक है। इस बीच BLS इंटरनेशनल को लेकर एक खबर आई है। ये वीज़ा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, चीन में वीज़ा सेंटर बनाने के लिए, अच्छा इन्होंने चीन में करार किया है वीज़ा सेंटर बनाने के लिए। मैंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने तो, हमारे तो MEA ने इनको 2 साल के लिए बैन किया था, तो कहाँ से ये कॉन्ट्रैक्ट आया है। तो ये चाइना से ये कॉन्ट्रैक्ट निकल के आया है BLS इंटरनेशनल के लिए। पूरी दुनिया में इनके ऑपरेशन है BLS के। और ये खबर हमने देखा था कि जब भारत में उनके लिए नेगेटिव खबर आई थी कि विदेश मंत्रालय ने 2 साल के लिए उन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तो शेयर में हमने गिरावट देखी थी। लेकिन इस खबर के दम पर करीब 3% ऊपर आपको ये शेयर फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन नेट महीने भर का अगर आप चार्ट दिखाइए, BLS इंटरनेशनल शेयर आपको ना नीचे ही दिखाई देगा, करीब 20-22% ये नीचे आ गया है एक महीने के दौरान। तो ये खबर ज़्यादा तेज़ी नहीं है, 3% के आसपास की तेज़ी शेयर में फिलहाल हम देख रहे हैं। लेकिन आज एक शेयर जिसके नतीजे तो अच्छे थे, बावजूद उसके वो एक्सीडेंट का शिकार हुआ है, और वो है वायर एंड केबल वाली कंपनी KEI इंडस्ट्रीज। शेयर 5% गिर गया, जबकि हमने देखा कि प्रॉफिट के नंबर, रेवेन्यू के नंबर काफ़ी अच्छे थे। लेकिन शेयर गिरा क्यों, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी स्नेही जुड़ गई हैं। स्नेही, अच्छे नंबर और एक्सपेक्टेशंस ये थे कि शेयर आज चलेगा, लेकिन ये शेयर आज गिरावट का शिकार हो गया। क्या रीजन है इसके पीछे, क्या मार्जिन ही वो ट्रिगर बन गया?
जी हाँ, बिल्कुल। आज KEI इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक फोकस में है उसके दूसरी तिमाही के अर्निंग्स के दम पर, और इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए हैं KEI इंडस्ट्रीज़ ने। पर इसके बावजूद ये स्टॉक 5% लगभग प्रेशर में है अभी। पहले Q2 के आंकड़े समझ लेते, उसके बाद समझेंगे कि ये स्टॉक पर प्रेशर क्यों आ रहा है। अगर हम कंसोलिडेटेड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू में लगभग 19.5% की अपटिक हुई है। एस्टिमेट से बिल्कुल इनलाइन है। कैलकुलेटेड एबिटा भी 270 करोड़ पर आया है। एस्टिमेट से हल्का सा कम है बट ज़्यादा इनलाइन कह सकते हैं इसको। नेट प्रॉफिट 203 करोड़ आया है। 31% ईयर ऑन ईयर अपटिक है यहाँ पर। अब एबिटा मार्जिन के बारे में बात करते हैं। हमारे कैलकुलेशन के मुताबिक ये आंकड़ा आया है 9.9% पर, जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले साल 9.8% था। तो हल्का सा एक अपटिक है यहाँ पर याद रखिएगा मैनेजमेंट ने अपने गाइडेंस में कहा था कि 10.5 से 11% के बीच में वो ये गाइडेंस का मार्जिन का नंबर देखना पसंद करेंगे, और ये आया है 9.9% पर। तो हल्का सा मार्जिन प्रेशर है। और कमोडिटी प्राइसेस, जो कॉपर उनका मेन रॉ मटेरियल होता है, कॉपर के प्राइसेस में बहुत एक अपटिक हमें रिसेंट टाइम्स में देखने को मिली है, और इसका असर, इसका प्रभाव और इसका दबाव हमें Q2 के अर्निंग्स पर भी देखने को मिला है। सेगमेंट रेवेन्यू के बारे में बात करें तो केबल्स एंड वायर्स का 2626 करोड़ पर आया है आंकड़ा, इनलाइन हमारी उम्मीद से। स्टेनलेस स्टील वायर हमारी उम्मीद से काफ़ी कम है, 54 करोड़ के आसपास आया है नंबर। हमारी उम्मीद थी 64.5 करोड़। EPC प्रोजेक्ट पर भी हमारी उम्मीद से मिस है। 101.3 करोड़ का आंकड़ा आया है, उम्मीद थी 129 करोड़ रेवेन्यू की EPC सेगमेंट में। ये थे Q2 के नंबर्स। अगर हम इनके H1 FY26 नंबर्स के बारे में बात करें, पहले हाफ के बारे में फिस्कल ईयर के, तो H1 ओवरऑल एस्टिमेट से काफ़ी कम है रेवेन्यू, एबिटा और पैट के दम पर। एबिटा इनलाइन है बट रेवेन्यू और पैट H1 एस्टिमेट्स काफ़ी वीक लग रहे हैं। सेगमेंटल रेवेन्यूज़ भी वायर्स एंड केबल, स्टेनलेस स्टील और EPC, ये तीनों H1 को कंपनी, जहाँ पे कंपनी को होना चाहिए था पहले हाफ के बाद, वहाँ से बहुत कम है। तो इसके वजह से स्टॉक पर थोड़ा सा दबाव हम देख रहे हैं। तो इन सारे कारण की वजह से इनलाइन सेट होते के बावजूद Q2 में KEI इंडस्ट्रीज़ का 5% कट दिख रहे हैं हमें स्टॉक पर। और थोड़े ही समय में, कुछ देर में 12 बजे कंपनी का कॉन कॉल है, इसके दम पर हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रेशर क्या है, मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है, और हम आपको अपडेटेड रखेंगे। ठीक है स्नेही, बहुत शुक्रिया। तो ये आंकड़े आपके सामने हैं कि नंबर्स कैसे रहे हैं, और रीजंस आपको स्नेही ने बता दिए कि आखिर शेयर ये गिरावट का शिकार क्यों हुआ। फिलहाल 5.5% नीचे, लोअर लेवल से कोई रिकवरी आई नहीं वैसे इस शेयर में। और वैसे भी हम देख रहे थे कि नतीजों से पहले अगर 7-8 सत्र में एक सत्र में शेयर गिरावट का शिकार हुआ था, अदरवाइज ये शेयर एक तरफा चला भी था। तो थोड़ी बहुत हो सकता है उसके चलते हुए प्रॉफिट टेकिंग आ रही होगी KEI इंडस्ट्रीज़ के शेयर में। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो जो मिड कैप के जो गेनर्स और लूजर्स हैं, जहां पर बड़ी तेजी बड़ी मंदी हो रही है, उनके बारे में नीलेश जी से बातचीत करेंगे। आपने जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है मिड कैप मसाला में। और हम निफ्टी देख रहे हैं करीब 125 अंकों पर है, और निफ्टी बैंक 300 अंकों पर। ज़्यादा लेवल में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं पिछले 20-25 मिनटों में। टाइटन जो है वो टॉप गेनर बना हुआ है आज निफ्टी का, करीब 2.5% के आसपास की मजबूती के साथ। लेकिन आज मिड कैप में जो गिरने वाले और चढ़ने वाले जो शेयर हैं उनकी सूची जरा लेकर आई है। ओबरॉय रियल्टी में आज अच्छी तेजी है, करीब करीब ये शेयर 5% ऊपर कारोबार कर रहा था। आज वायदा के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में से एक है। AIA इंजीनियरिंग, ये शेयर भी चल रहा है। सोना BLW हम देख रहे हैं कि सस्टेन्ड बाइंग है सोना BLW के शेयर में, और 400 रुपये के भाव से ये चलते चलते अब 470 रुपये के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं। और अपार इंडस्ट्रीज 5% के आसपास की तेजी इस शेयर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ शेयर जो चल रहे हैं, एंडोरस टेक्नोलॉजीज में तेजी है, और एस्कॉर्ट्स में तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। तो ये ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची आपकी स्क्रीन पर। नीलेश जी, कोई शेयर इसमें जो आपको अच्छा लग रहा हो और जहां पर मौजूदा स्तर से भी बढ़िया तेजी बन सकती हो? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए जिस सेक्टर का हमने जिक्र किया था वो था रियल्टी पैक, जो हमें यहाँ से काफी अच्छा लग रहा है। उसी स्पेस में से ओबेरॉय रियल्टी, इस पर्टिकुलर स्टॉक पर नजर रखें। हमने ऑलरेडी गोदरेज प्रॉपर्टीज का जिक्र किया। इस पर्टिकुलर काउंटर में भी एक काफी अच्छा ब्रेकआउट विद गैप ऑफ ओपनिंग हमें आज देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स पार्टिसिपेशन काफी स्ट्रांग है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक फॉलोअप हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। 1740 से 1800 तक की अपसाइड यहाँ पर ओपन होती हुई नजर आ रही है। 1640 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इस पर्टिकुलर काउंटर पे नजर रख के चल सकते हैं। अपार इंडस्ट्रीज ये दूसरा बेट हो सकता है जहां पर भी एक और ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि
वॉल्यूम उतना सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप अगर मिलती है तब यहाँ पर फ्रेश एंट्री करें। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 9000 से 9300 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 8500 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा। ठीक है, 8,500 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा आपको अपार इंडस्ट्रीज में। तो ये दो शेयरों को लेकर नीलेश जी का व्यू आपके लिए हो गया। एक काम करते हैं, गिरने वाले जो शेयर है ना उनकी भी लिस्ट आप जरा स्क्रीन पर लेकर आइए ताकि अंदाजा लग जाए कि आज मिड कैप में कहां पर ज्यादा डिस्ट्रक्शन है। KEI इंडस्ट्रीज, इसके बारे में अभी स्नेही ने बताया कि ये इस शेयर में गिरावट के पीछे की वजह क्या है। जो मार्जिन के फिगर आए, उन्होंने रिपोर्ट जो की वो अनुमान से थोड़े से कम है, ये एक ट्रिगर बना। टाटा इन्वेस्टमेंट, इसमें हमने देखा कि ये स्प्लिट हो गया है शेयर। ये पहले 10,000 रुपये के ऊपर के भाव थे, अब ये देखिए 900 रुपये के भाव आपको दिखाई देंगे, करीब 2.5% के आसपास गिरावट है। वैसे भी होल्डिंग ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है टाटा ग्रुप की। हेक्सावेयर में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की गिरावट है। IDFC फर्स्ट बैंक वैसे रेंज में रहता है और आज के सत्र में हम कमजोरी देख भी रहे हैं। तो व्यू जो चाहिए वो चाहिए KEI इंडस्ट्रीज पर आपसे नीलेश भाई। क्या ये और कमजोर होता हुआ आपको दिख रहा है या फिर बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज इसके अंदर थोड़ा सा सरप्राइज हमें देखने को मिला है। इनलाइन नंबर्स के बावजूद इतना बड़ा क्रैक हम देख रहे हैं। बट एक अच्छी बात ये रही है कि काउंटर ने अपने नीलेश जी 50 डे आपको, मूविंग एवरेज। हेलो नीलेश भाई आपको रोकेंगे। इस बीच ना नेस्ले के नतीजे आ गए हैं, तो जरा नतीजों की बातचीत कर लेते हैं। एक बार नेस्ले का जरा आप चार्ट जरा आप चेक कर लीजिए। मुनाफे का जो फिगर आया है वो आया है 753 करोड़ रुपए का, अनुमान था 762 का। तो ये अनुमान से थोड़े से कमजोर मुनाफे नेस्ले ने रिपोर्ट किए हैं। देखते हैं कि एबिटा के फिगर या फिर वॉल्यूम ग्रोथ वगैरह के नंबर्स, क्योंकि FMCG कंपनीज में ना वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हमारी नज़र निश्चित तौर पर रहेगी। प्राइमा फेसी जो नंबर आया है ये थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हमारे अनुमान से हल्का सा कम है। 750 करोड़ रुपए का मुनाफा नेस्ले ने पोस्ट किया है। आय के नंबर्स का इंतजार है और मार्जिन वगैरह के भी नंबर हमारे फोकस में रहेंगे। लेकिन एक बार जरा इस पर व्यू ले लेते हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि शेयर जो है वो हल्की नहीं बल्कि तेजी और इसकी बढ़ गई। पहले तो सपाट कारोबार कर रहा था, लेकिन अब ये करीब 4% ऊपर है। तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर सॉलिड आया है जो इस स्टॉक को ट्रिगर कर रहा है। नीलेश जी, फटाफट एक राय जरा आप नेस्ले पर दीजिए। कल भी हमने तेजी अच्छी दिखी थी नेस्ले में और लगभग उतनी ही तेजी आज के सत्र में, बैक टू बैक 4% की तेजी। क्या करना चाहिए शेयर में? बिल्कुल, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहा है। प्राइमा फेसी नंबर्स के बाद जो इम्पैक्ट आया है काफी स्ट्रॉन्ग है। एक कंसोलिडेशन का काफी अच्छा ब्रेकआउट, मल्टीपल टॉप्स यहाँ पर ब्रेक होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि काउंटर 1300 से 1350 तक की जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो सपोर्ट है वो 1230 पर शिफ्ट हो चुका है। 1230 के नीचे जब तक नहीं जाता है तब तक यहाँ पर फ्रेश एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। गिरावट पर लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। बाय क्रॉस ओवर हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स पर भी देखने को मिल रहा है। आइडियली 3-3.5% की उछाल के बाद फ्रेश खरीदारी की सलाह यहाँ पर हम नहीं देते हैं। बट यस, थोड़ी सी डिप मिलती है तो लॉन्ग कर सकते हैं और जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है वो यहाँ पर बने रह सकते हैं विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की रणनीति है। जिनके पास लॉन्ग की पोजीशन है वो बने रहिए। और नेस्ले में हम देख रहे हैं कि आय का जो नंबर आया है वो अनुमान से बेहतर आया है। एबिटा यानी कि कामकाजी मुनाफे का जो नंबर आया है वो भी हम देख रहे हैं कि अनुमान से बेहतर है। प्रॉफिट थोड़ा सा कम इसलिए आया है क्योंकि थोड़ा सा इन्फ्लेशनरी प्रेशर था, मार्जिन वगैरह थोड़े हल्के फुल्के नीचे आए होंगे और अनुमान भी यही था कि प्रॉफिट का नंबर उतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन ओवरऑल एक बढ़िया सेट ऑफ नंबर है। 3% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और कल हमने देखा था कि करीब 3.5% 4% के आसपास की तेजी, आज भी करीब 2.5-3% ये शेयर ऊपर दिखाई दे रहा है। 2 दिन में करीब 100 रुपए ऊपर ये शेयर आ गया है नेस्ले का। तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पर आगे भी इसका विश्लेषण करेंगे। मार्जिन देखिए बेटा, मार्जिन 22% पर आया है, अनुमान था 22.3% का, तो अनुमान से थोड़ा सा ये कम आया है मार्जिन का फिगर। लेकिन चलिए आखिर में ये जान लेते हैं कि आज अगर आपको निवेश करना है मिड कैप में तो आप कौन सा शेयर चुन सकते हैं। मिड कैप के महारथी को साथ में जोड़ेंगे। जेम फाइनेंशियल के नीरव वोरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरव जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए आज कौन सा शेयर आपने सिलेक्ट किया है मिड कैप बास्केट से?
नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते सभी दर्शकों को। तो देखिए, आज जो मेरा स्टॉक पिक है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में से। सो बेसिकली वाटर प्यूरिफायर एक बहुत ही बेहतरीन वर्टिकल है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, और उसी में से मेरा टॉपिक है यूरेका फोर्ब्स। सो अगर यूरेका फोर्ब्स की बात करें तो करीबन 40% का मार्केट शेयर है वाटर प्यूरिफायर सेगमेंट में। बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स ने इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एंट्री ली थी पिछले 5-6 सालों में, जैसे कि हेवल्स है, टाटा स्वच्छ है, वी-गार्ड इंडस्ट्रीज है। बट कहीं ना कहीं 5% से ज्यादा उन्होंने कभी मार्केट शेयर को कैप्चर नहीं किया है। तो क्लियरली ये संकेत होता है कि यूरेका फोर्ब्स एक मार्केट लीडर है विद 40% मार्केट शेयर। अब अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो बहुत सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में वर्टिकल्स होते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स। अगर भारत में पेनिट्रेशन की बात करें तो करीबन 43%, 20% एंड 7% रिस्पेक्टिवली, मतलब रेफ्रिजरेटर्स 43%, वॉशिंग मशीन 20%, इस तरह का पेनिट्रेशन भारत में है। लेकिन अगर वाटर प्यूरिफायर की बात करें तो केवल 6% का पेनिट्रेशन भारत में हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अगले 5 से 10 सालों में जो वाटर प्यूरिफायर है उसका पेनिट्रेशन हमें बहुत ही बेहतरीन प्रतिशत से देखने मिल सकता है। सो उस प्रतिशत से अगर हम देखते हैं तो यूरेका फोर्ब्स एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, जहां पे मैनेजमेंट ने काफी सारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपग्रेड किया है। उन्हें लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ेगा आने वाले सालों में। तो हमें लग रहा है कि एक पैट CAGR ऑफ 36% अगले 2 से 3 साल में हमें देखने मिल सकता है। उसी के चलते 545 का भाव है अभी। हमारा टारगेट प्राइस 1 साल का होगा 715। तो बहुत ही अच्छा 31% का एक अपसाइड हम देख रहे हैं। तो ये आज का मेरा टॉपिक है फ्रॉम द मिड कैप स्पेस। ठीक है, यूरेका फोर्ब्स को चुना है नीरव जी ने। 542 रुपये का भाव फिलहाल है, 715 का टारगेट दे रहे हैं। ये कंपनी पहले शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप की कंपनी हुआ करती थी, और 2-3 साल पहले एडवेंट को उन्होंने अपना हिस्सा बेच दिया था, और रिमेनिंग कुछ स्टेक्स था, बाकी किसी और को उन्होंने करके बेच के पूरा एग्जिट ले लिया था शाहपुर जी पालोन जी ग्रुप ने यूरेका फोर्ब्स से। लेकिन बढ़िया कंपनी, 715 के टारगेट के लिए आप इसमें पैसे लगाइए। चलिए, इसी के साथ इस शो को यहीं पर समेटने का समय हो गया है। नीरव जी बहुत शुक्रिया आपका, नीलेश भाई आपका बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, छोटी सी ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करेंगी योर स्टॉक्स में। नमस्कार।